हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसा ही हो। आशा करता है आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज के एपिसोड में हम एक नई स्टोरी लेकर आए, एक नई कहानी लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे राजनीति के जो सुरमा है, महानायक है, आज उनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने सही समझा, मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने राजनीति में आके भारत की दशा और दिशा ही बदल कर रख दिया। तो आज ऐसे महानायक के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं, चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आप लोग ध्यान से इस जानकारी को ग्रहण करें, इस जानकारी को सुने, क्योंकि जो मैं जानकारी दूंगा बहुत ही कीमती जानकारी दूंगा। और ऐसा जानकारी होगा, ये ऐसी जानकारी है जो आपको बहुत ही बिरले ही किसी व्यक्ति के पास होगा जो सुनने को, जानने को मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कहानी। और ये कहानी स्टार्ट होती है 1964 के आसपास की ये बात है। 1964 के आसपास की बात है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीनाराम। ये दीनाराम व्यक्ति है जिसके पिता का नाम है भानाराम। ये दीनाराम समझिए कि रहने वाले आपके राजस्थान के हैं, जो भंगी समाज से बिलोंग करते हैं। ये बाद में इनका नाम दीना भाना हो गया, चेंज हो गया। तो जब दीना भाना समझिए जब छोटे थे, 13-14 साल के आसपास इनका उम्र था, तो उस समय इनके पिताजी भैंस पाला करते थे। और उस भैंस पालने की वजह से जो गांव के उनके आसपास के जो लोग थे, जो ठाकुर ब्राह्मण थे, वनवादी लोग जो थे, वो बहुत जलते थे उनके पिताजी से। और इसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि विरोध इतना बढ़ गया कि कई लोग इकट्ठा होकर गए इनके पिता के पास और कहने लगे कि तुम भंगी जाति होकर के और ये भैंस गाय पाल रहे हो, अगर तुम ही ये सब काम करना चालू कर दोगे तो फिर हम सोन लोग का क्या होगा, इसलिए तुम्हें सुअर पालनी चाहिए, ऐसा बात बोला। इस पे उनके पिताजी ने कुछ बोला उन लोगों को, और जिस पे समझिए कि क्या हुआ कि झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ, उसमें क्या हुआ कि ये सारे लोग मिल करके दीना भाना जी के पिताजी को मारने लगे। जब मारने लगे तो दीना भाना उसमें छोटे थे, 13-14 साल के बच्चे थे। वो भगे भगे गए गाँव में और लोगों को बुलाने लगे कि मेरे पिताजी को लोग मार रहे हैं, आप लोग बचाओ, मदद करो। तो जब गए वो बुलाने के लिए गांव वालों को, तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर उसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ और वहीं से दीना भाना के समझे दिमाग में विद्रोही समझे की भावना पैदा हो गया, इस जाति व्यवस्था के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण। यानी इसके ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के विरोध में दीना भाना के अंदर वहीं से समझे कि विद्रोही भावना पैदा हो गया। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि समय गुजरा और उनकी पिताजी का देहांत हो गया। जब उनके पिताजी के डेथ हो गया तो रोजी रोटी के तलाश में समझिए वो दिल्ली आ गए अपने बड़े भाई के पास। इनके बड़े भाई ये दिल्ली ही रहते थे, तो दिल्ली आ गए और दिल्ली आ करके यहाँ पे काम धंधे के चक्कर में समझिए तलाश करने लगे। अब फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ कि इनके भाई से अचानक एक दिन रात को झगड़ा हुआ, अनबन हुआ। अनबन में झगड़ा हो गया, थोड़ा खिसारिसी हुई। और खिसारिसी हुआ, उसमें क्या हुआ कि दीना भाना जी ने क्या किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए रात को, और पहुंच करके एक ट्रेन में बैठ गए। और वो ट्रेन समझिए कि स्टार्ट हुई और चलना चालू कर दी, और इनको पता नहीं है कि वो ट्रेन जा कहाँ रही है। और ट्रेन जब चालू हुई तो समझिए कि जा करके सीधे अपने गंतव्य स्थान पूना पर रुकी, पूना में जाकर रुकी। और जब पूना में दीना भाना जी समझिए कि ट्रेन से उतरे तो वो अजनबी शहर था, उनका कोई जान पहचान वहाँ नहीं था, करे तो क्या करे। और वहाँ उतरे और समझिए कि खुले आसमान के नीचे, सड़कों पर, जो सड़कों के नीचे देखना वो बाउंड्री टाइप का बना होता है, उस पर सोए रात को। और फिर सुबह हुआ तो गए समझिए काम धंधे पता करने के क्या किया जाए। तो गए वहाँ, एक समझिए कि एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में वहाँ ज्वाइन कर लिया और फिर वहाँ काम करने लगे। तो वहाँ एक संगठन चलता था, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन करके एक नाम का संगठन चल रहा था। तो इनके समझिए कि मतलब विद्रोही प्रवृत्ति को देखा और मिशनरी मतलब मिशन की बात करते थे, बाबा साहब की बातें करते, चूँकि बाबा साहब के बारे में उनको जानकारी था पहले से। तो वहाँ के जो पढ़े लिखे जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि दीना भाना जी को
उस संगठन का मेंबर बना दिया, सदस्य बना दिया, और बाद में उस का अध्यक्ष भी बने। तो क्या हुआ कि जब नौकरी कर रहे थे तो इसी बीच में कुछ समय बाद क्या हुआ कि विभाग में काम कर रहे थे, उस विभाग में के सारे मैनेजमेंट की एक मीटिंग बुलाई गई। और ये मीटिंग ये थी कि महापुरुषों की जो जयंती थी, जयंती मनाने के लिए छुट्टियां पास कराई जा रही थी, और छुट्टियां पास कराने के लिए एक मैनेजमेंट का मीटिंग बुलाया गया, जिसमें दीना भाना जी को भी बुलाया गया, क्योंकि वो भी सदस्य थे उस मैनेजमेंट का। तो सब लोग अपने अपने महापुरुषों की छुट्टियां समझिए पास करा रहे थे, उसमें दीना भाना जी का भी नंबर आया, वो भी गए, और उन्होंने कहा कि मुझे भी अम्बेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टी चाहिए। तो जब इन्होंने छुट्टी की प्रस्ताव रखा तो वहाँ जो विभाग के जो भी सदस्य थे सबने क्या किया, मना कर दिया, इनको छुट्टी ही नहीं दी। जब छुट्टी नहीं दी तो दीना भाना जी ने कहा, सबकी साइन हो गई कागज पे, प्रस्ताव पास हो गया, और इनको छुट्टी मिला नहीं। इन्होंने कहा कि अगर मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हो तो आपने जो ये प्रस्ताव पास किया है मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। और साइन करना जरूरी था, क्योंकि बिना साइन का समझिए कोई प्रस्ताव पास नहीं होता। तो सबने मिलकर क्या किया कि समझाया बहुत दीना भाना जी को, लेकिन दीना भाना जी माने नहीं। फिर जो विभाग का प्रबंधक जो था, अधिकारी था, उसका नाम था रामचंद्रन, जो तमिलनाडु का ब्राह्मण था। उसने दीना भाना जी को बुलाया और कहा कि ये बताओ तुम्हें नौकरी चाहिए कि जयंती की छुट्टियां चाहिए। तो दीना भाना जी ने सीना ठोकते हुए कहा कि मुझे दोनों चाहिए, और दोनों मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब वो जो अधिकारी था वो चिढ़ गया, गुस्से में आ गया, और गुस्से में आगे कहा कि इनको सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड कर दिया तो सस्पेंड के कागज लेकर के गए DK खापर्डे के पास, वो भी वहीं सर्विस कर रहे थे। खापर्डे साहब के पास जब गए तो खापर्डे साहब ने क्या किया, उस चिट्ठी का जवाब, सस्पेंशन जो लेटर था उसका जवाब इन्होंने अंग्रेजी में लिखित में दिया। और जब ये लेटर उन अधिकारियों के पास गया तो वो और चिढ़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये चतुर्थ श्रेणी का अधिकारी है, चतुर्थ श्रेणी का ये अधिकारी है, और इसको पढ़ना लिखना कुछ उतना आता नहीं है, ये अंग्रेजी में इसका जवाब कैसे लिख दिया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सारे ने मिल करके छानबीन की कि ये किसने लेटर लिखा। तो पता चला कि ये खापर्डे साहब ने लेटर लिखा। तो फिर क्या किया कि DK खापर्डे साहब को भी सस्पेंड कर दिया। अब मामला और गर्म हो गया। अब दोनों लोगों ने क्या किया कि वो जो संगठन में काम करते जो SC/ST के जो लोग थे उन सबको इकट्ठा किया, और 10-15 लोग इकट्ठा होकर के दीना भाना, DK खापर्डे सारे लोग मिल करके उस एक पार्क में बैठे। क्योंकि पहले तो कोई ऑफिस होता नहीं था कि समझे कि ऑफिस बना के संगठन चलाते थे, पहले तो ऐसे ही चलता था। तो पार्क में इकट्ठा हुए और 10-15 लोग, और फिर से विचार विमर्श किया, चिंतन मंथन किया कि अब क्या किया जाए। तो उसी में एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति हैं पंजाब के, समझिए कि यहीं पे काम करते हैं, कांसीराम नाम है उनका, और वो हमारे समाज के हैं, अगर आप लोग उनके पास जाएं तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो सब लोग मिल करके समझिए गए कांसीराम साहब के पास, और कांसीराम साहब के पास गए तो वहीं वो कमरा लेकर के सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, वहीं रहते थे। तो जब कांसीराम साहब के पास जब गए ऑफिस पे, उनके रूम पे जब गए, तो जब कांसीराम साहब के रूम पे जब गए तो इन्होंने बताया अपनी सारी परेशानी कि बाबा साहब बुद्ध की जयंती के लिए हम लोग समझिए की मांग की, और तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। ऐसे तो मामला हुआ तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो इसलिए आप हमारा इसमें मार्गदर्शन करें और आप ये लड़ाई लड़े। तो कांसीराम ने क्या किया कि गुस्से में आकर के इनको भगा दिया वहाँ से, आगे भगो ये सब दे करके चले आते हो, समझो लड़ाई लड़ने के लिए भगा दिया वहाँ से। जब भगा दिया तो सब फिर वापस आए और फिर उसी पार्क में बैठे। अब बैठ करके समझिए कि फिर विचार किया, विमर्श किया, और विचार किया कि चलो हमने कांसीराम ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन हमें भगाया क्यों, इसलिए हमको अब सारे लोग एक बार फिर दोबारा चलना है। एक बार सारे लोग हम लोग दोबारा चलेंगे ये पूछने के लिए कि उन्होंने हमें भगाया क्यों। चलो मदद नहीं की अलग बात है, ठीक है, नहीं मदद किया, लेकिन भगाया क्यों।
तो सबने कहा चलो ठीक है पूछते हैं। तो सारे लोग फिर दोबारा गए कांसीराम के पास। जब कांसीराम के पास दोबारा गए तो कांसीराम ने कहा फिर आ गए, तुम लोगों को कल ही भगाया फिर आ जा गए। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपकी मदद लेने नहीं आए, अब आपका हमको मदद नहीं चाहिए। तो कांसीराम ने कहा फिर किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि आपने जो कल हमें भगाया ये पूछने आए हैं कि आपने हमारी मदद नहीं की, चलो ठीक है, लेकिन भगाया क्यों? तो कांसीराम ने कहा कि हम पहले ही से जानते थे कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों ने बोला ये लड़ाई लड़ने के लिए, और हम ये लड़ाई लड़ते, और हम लड़ते तो मैं जानता था कि आप भागने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि जब आप भागने ही वाले हो तो पहले ही क्यों ना भगा दिया जाए। तब इन लोगों ने कहा कि हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। तब कांसीराम ने कहा अच्छा तुम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हो, अच्छा चलो ठीक है। तो फिर दीना भाना और डीके खापर्डे को किनारे बुलाया, कहा कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना है तुम लोगों को। उन्होंने कहा कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोगों को करना है। तो उन्होंने कहा देखो मैं जो अधिकारी है उसके पास जाऊंगा, ये सस्पेंशन की कागज लेकर के उसे बोलूँगा बहाल करने के लिए, और उस कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो ये काम करना, एक दरवाजे पर तुम खड़ा हो जाना दीना भाना, और एक दरवाजे पर डीके खापर्डे तुम खड़ा हो जाना, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को अंदर आने मत देना, और मैं उस अधिकारी से बात करूँगा, उस सस्पेंसर को जो सस्पेंड किया है उसको हम बहाली के लिए बात करेंगे उससे। कहा ठीक है। गए अगले दिन और दोनों लोग खड़े हो गए दरवाजे पर, और कांसीराम अंदर गए और गए उस रामचंद्रन जो अधिकारी था उससे बात करने लगे। तो बात करने में बातचीत में ही समझिए कांसीराम को गुस्सा आ गया, क्योंकि ये थोड़ा गुस्सेल दिमाग के थे और लड़ाकू थे, समझिए पहलवान थे, लड़ते थे। तो गुस्सा आ गया, क्या किया कि उसका सुनिए बाल पकड़ा और समझिए कि टेबल पर लगे लड़ाने लगे नीचे, और कई बार मारा समझे। तो अब क्या हुआ, चोट लग गया और नाक से उसके खून निकलने लगा। जब ये देखा डीके खापर्डे और दीना भाना ने, तो उन्होंने सोचा यार तो बहुत बड़ा समझिए कि घटना हो जाएगा, जो कांसीराम समझिए मार डालेंगे इसको। तो भाग करके दोनों लोग गए और कांसीराम को पकड़ करके साइड लिए, कहे कि साहब ये क्या कर रहे हैं, सुनिए बहुत बड़ा घटना हो सकता है। तो उन्होंने किसी तरह छुड़ाया। फिर उसके बाद से मामला शांत हुई और फिर वो वहाँ से चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कांसीराम ने समझे कि दीना भाना को बुलाया और गए एक रेस्टोरेंट में और नाश्ता पानी करने लगे। तो कांसीराम ने पूछा दीना भाना से, ये बताओ कि अब तो यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, अब क्या करोगे? मैं पूछा कि अब यहाँ से तो कोई सुनने वाला नहीं है, अब क्या करोगे? तो दीना भाना ने कहा कि अब मैं कोर्ट में जाऊँगा और इसके बाद लड़ाई, इसके बाद इनके विरुद्ध, सारे अधिकारियों के विरुद्ध समझिए कि केस फाइल करूँगा। तो कांसीराम ने कहा कि केस फाइल करोगे, चलो चलो मैं चलता हूँ, और ले गए अपने एक जान पहचान के वकील के पास। तो उसने, अधिकारी ने बात सुनी और कहा यार केस में दम है, ये केस हम जीत सकते हैं। तो फिर कांसीराम ने पूछा कि कितना फीस लगेगा? तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये लगेगा। अब जब 1000 की बात सुना दीना भाना ने, तो जो इनका जोश था सुनिए कि 7वें आसमान पर, वो जमीन पे आ गया, क्योंकि 1000 रकम बहुत ज़्यादा होता था उसमें। कांसीराम साहब ने देखा दीना भाना की तरफ कि भाई इनका तो होश ही उड़ चुका है। तो फिर क्या किया, कांसीराम साहब ने अपने जेब से 500 रुपया निकाली और उस वकील को दिया और कहा कि कोर्ट में केस फाइल कीजिए, बाकी में आगे का इंतजाम करता हूँ, और ये बोल करके चल दिए। दीना भाना ने जब ये देखा कांसीराम साहब को, यार मैं तो कांसीराम साहब का कुछ लगता भी नहीं हूँ और इन्होंने मेरे लिए इतना कर रहा है, तो वो कांसीराम के क्या हुए, दीवाने हो गए। अब क्या हुआ कि अगले दिन क्या हुआ कि दीना भाना और डीके खापर्डे, इन दोनों को क्या किया कि जो सस्पेंड किया था इनको अंडर में ले लिया और इनकी बहाली कर दी। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे की कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ कांसीराम साहब की, कि कैसे ये पूना पहुँचे। इसे आपको उनके पीछे की जो कहानी जब आपको बताऊंगा तो इसे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कि कांसीराम, समझिए कि कांसीराम कैसे बने।
कांसीराम समझिए कि कांसीराम रहने वाले समझिए पंजाब के रोपड़ जिले के समझिए ख्वासपुर गांव के थे। इनके दादा का नाम तेलूराम था। तेलूराम के समझिए कि 3 पुत्र और एक लड़की थी, जिसमें बड़े लड़के का नाम था हरि सिंह, दूसरे का नाम था बिशन सिंह और तीसरे का नाम था रचन सिंह, और एक लड़की थी जिसका नाम था हरारो कौर। ये 3 बच्चे और एक लड़कियां थी। तो जो बड़े बालक थे हरि सिंह, ये हरि सिंह के समझिए आपके कांसीराम साहब लड़के हैं। उनकी माता का नाम समझिए कि आपका विष्णु देवी है। तो कांसीराम साहब का समझिए 15 मार्च 1934 को जब जन्म हुआ था, तो पहले रिवाज ये था कि समझिए कि लड़की का अगर पहला जब बच्चा होता था तो समझिए कि अपने मायके चली जाती थी, घर चली जाती थी। जैसे आपने बुद्ध को देखा होगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनकी माता जो थी महामाया, वो अपने घर जा रही थी, तो वन में ही भगवान बुद्ध का जन्म हो गया था। इसी तरह से जब कांसीराम साहब का समझिए जन्म होने वाला था, तो जन्म होने से पहले उनकी माँ जो थी विष्णु देवी, वो अपने घर चली गई थी, मायके चली गई थी, और वहीं पर इनका जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ क्षेत्रीय रिवाज था, इनको जन्म होने के बाद से बच्चे को समझिए कांसे के बर्तन में इनको लेटाया गया कांसीराम साहब को, और वहीं से इनकी माँ ने उनका नाम कांसीराम रख दिया। और उन्होंने बताया भी कि अगर ये बच्ची पैदा होती तो इसका नाम कांसी देवी रखती। तो कांसीराम समझिए कि जब पैदा हुए तो उसी समय इनके एक मामा थे जिनका नाम है तुलसीराम। तो तुलसीराम समझिए कि बचपन में ही घर छोड़ करके साधु बन गए थे, जंगल में चले गए थे, और काफ़ी समय बाद वो घर वापस आए थे। जब घर वापस आए थे तो उसी समय कांसीराम साहब का जन्म हुआ था। तो बातों बात में उनकी माँ ने समझिए पूछ दी कांसीराम के बारे में उनके मामा से कि इस बच्चे का भविष्य बताओ क्या है, आगे चल के क्या करेगा। तो उनके जो मामा थे तुलसीराम, उन्होंने बात करते करते बताया कि ये भी हमारे तरह समझिए कि ये भी गृह त्याग करेगा, साधु बनेगा। तो जब उनकी माँ ने सुना तो बड़ा गुस्सा आया, कहा कि तुम्हारे जैसे समझिए कि इधर उधर घूमने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम ऐसी सोच रखते हो इस बच्चे के बारे में। तो फिर उनके मामा ने बताया, जो तुलसीराम थे, उन्होंने बताया कि ये समझिए कि हमारे तरह से साधु नहीं बनेगा, ये समाज का साधु बनेगा, समाज का भला करेगा, इससे इसका देश दुनिया में नाम होगा। और फिर इस तरह से वो बता करके घर से चले गए। फिर कांसीराम साहब थोड़ा बड़े हुए तो घर के पास ही 2 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल था जिसमें ब्राह्मण टीचर पढ़ाते थे। तो उसी स्कूल में इनका एडमिशन हो गया, और इस स्कूल में समझिए कि जब पढ़ने जाते थे तो बड़ा छुआछूत होता था, बड़ी भेदभाव होता था। घर से कांसीराम साहब को अब एक समझिए कि समझिए टाट समझिए घर से एक मतलब चट्टी टाइप का होता था, उसको लेके जाते थे, वहाँ बिछा करके बैठते थे। और वहाँ समझिए कि पानी पीने के लिए भी समझिए कि उनको काफ़ी वेट करना पड़ता था। जैसे बाबा साहब के साथ छुआछूत होता था, उस तरह कुछ तो इनके साथ भी कुछ छुआछूत हुआ। तो ये सब देख के जब वो घर पे जब आके बताते थे, घर वालों को बड़ा दुख होता था। तो एक समय के बाद क्या हुआ कि वहाँ से नाम समझिए कि कटवा करके कांसीराम साहब का एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वो स्कूल मुस्लिमों द्वारा संचालित किया जा रहा था, मदरसा टाइप का था। तो उसमें समझिए कि कांसीराम आराम से पढ़ने लगे, उसमें कोई छुआछूत भेदभाव नहीं होता था। और जब 8वीं क्लास में जब गए तो 8वीं क्लास में उन्होंने टॉप किया, सबसे ज़्यादा नंबरों से पास किया, और पास करने के बाद से समझिए वो स्कूल में पढ़ने नहीं गए। फिर अगले साल जब सत्र जब चालू होता तो पढ़ने नहीं गए। तो वहाँ के जो टीचर थे कहे यार लड़का पढ़ने नहीं आया, क्या बात है, कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं है। तो वो पता लगाते हुए आए कि अरे सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला लड़के का घर कहाँ है। तो पता लगा तो कांसीराम साहब के जब घर आए तो कांसीराम साहब से मिले, तो पूछे कि बेटा पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हो स्कूल में। तो कांसीराम साहब ने अपने घर की परेशानी बताई कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है पढ़ाई पढ़ने होने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि चलो आप कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है, चलो हम आपको पढ़ाएंगे, और लेके गए वो। और समझिए कि ये DAV एक स्कूल था, उस स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। फिर अब वहीं पढ़ने लगे, 9 से 11 तक पढ़े। अब पढ़ने के बाद से फिर से विज्ञान वर्ग में, यानी वहीं पे पंजाब में ही पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc किया उन्होंने, और BSc में टॉपर्स भी रहे। इनके कुछ बचपन के कुछ किस्से हैं कि जब कांसीराम जब छोटे थे, ये खाने के बहुत शौकीन थे।
एक बार की बात है, घर में ही खीर बना था, उनकी माँ ने खीर बनाया था खाने के लिए सारे लोगों के लिए। तो कांचीराम साहब ने बातों बातों में कहा कि मैं सारा खीर खा जाऊंगा, अकेले खा जाऊंगा। तो उनकी माँ ने मजाक में कहा कि अगर तू सारा खीर खा जाएगा तो तेरे को ऊपर से अलग इनाम मिलेगा। और क्या कि कांचीराम साहब की सारा खीर खा गए, और खा गए और खा के गए माँ के पास, कहे कि सारा खीर खा गया मैं और इनाम दो। इनाम बोला था देने के लिए। उनकी माँ ने समझो कि गुस्से में डंडा निकाला और दौड़ाया मारने के लिए। और फिर भाग करके वो खेतों में गए, कुश्ती में गए, वहाँ पे दंगल जाड़, तो वहाँ फिर कुश्ती करके पचा करके आए। तो ये इनकी कहानी थी। फिर एक बार की और बात है कि जब ये छोटे थे तो समझिए कि जब छुट्टी होता था तो क्या करते थे, आमों की रखवाली इसका ठेका लेते थे। ठेका ले लेते 2-4 बगीचे का, और वहाँ पे आमों की रखवाली करते थे। तो जब टीचरों को पता चलता था कि कांचीराम सोनी की रखवाली में है, तो लंच में आ जाते थे आम खाने के लिए। जब आते थे तो कांचीराम क्या करते थे, वो समझिए कि बागीचे में मचान बनाए थे, और उस मचान के ऊपर ही जाकर छुप जाते थे। और फिर टीचर जब चले जाते थे, फिर वो ऊपर से नीचे आते थे। तो लड़के पूछते थे, तुम्हारा टीचर आए थे, गुरुजी आए थे, तुम ऊपर क्यों छिप गए? तो बताते थे, यार इन लोगों को पैसा मिलता है सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा, और ये फ्री में हमारे यहाँ काम आम खाने चले जाते हैं, इसलिए मैं छिप गया था। तो ये इस तरह की कहानी थी। लेकिन वही बगल में कोई अगर गरीब आता था तो कांचीराम समझिए कि आम तोड़ के खुद अपने हाथ से दे देते थे खाने के लिए। मतलब एक तरह से रहमदिल भी थे, उनके अंदर बहुत ही करुणा मैत्री भी था। एक बार की और बात है कि कांचीराम एक बार समझिए कि खेतों में पानी दे रहे थे। तो जब पानी दे रहे थे तो सिंचाई हो रहा था, तो वही कि उनके खेत के बगल में ही समझिए कि एक सोनलों का खेत था। तो किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, और उसमें कांचीराम उसमें अकेले थे उस खेत में। तो सोन जो के 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने सोचा कि कांचीराम अकेले है और दूसरी नीची जाति का है, चलो आज इसको पिटाई करते हैं। तो सब आए मारने के लिए आए। तो कांचीराम उसमें कुश्ती उश्ती करते थे, लड़ते थे। तो क्या किया कि दोनों का समझिए कि सर पकड़ा और समझिए ला करके ऐसे समझिए कई बार लड़ाया, और लड़ा के समझिए कि इनको समझिए कि पटक के बहुत मारा दोनों को, और मार पीट के उनको बेहोश कर दिया। उसके बाद से वो दोनों लड़के समझिए उनके खेत के आसपास फिर दोबारा कभी नहीं दिखाई दिए। ये मारते भी बहुत थे, क्योंकि इनको बचपन से ही गुल्ली डंडा, तैराकी, कबड्डी खेलना बड़ा शौक था। सतलुज जो नदी थी, नदी को समझिए कि तैर करके पार कर जाते थे। ये इनका डेली सुबह, जैसे सुबह होता था, सुबह जल्दी उठ जाते थे और खेतों में जाते थे, तरबूजे खरबूजे तोड़ करके ला करके मार्केट में बेच आते थे। मतलब ये सुनिए, मतलब अपने काम से, अपने काम करके अपना खर्चा ही खुद ही निकाल लेते थे काम। फिर जंगलों में जाते थे, जंगलों में जा करके क्या करते थे कि लकड़ी समझिए काट के लाते थे, और चंदन की लकड़ी होती थी, चंदन की शीशम कुछ लकड़ी लाते थे, उस लकड़ी को ला करके नदी में डुबो देते थे। और बहुत ही समझिए कि मतलब वो समझिए कि बहुत ही मजबूत हो जाता था उसमें, मजबूत हो जाता था, फूल करके बड़ा हो जाता था, मजबूत हो जाता था। उसमें काफ़ी दिन तक भिगोए रहते थे। उसके बाद उसमें निकाल करके ला करके मार्केट में बेचते थे, तो उससे ज़्यादा उसका दाम मिलता था, रेट मिलता था उनको। तो इस तरह का काम, मतलब वो खुद ही मतलब अपना खर्चा खुद निकाल लेते थे काम करते। तो एक कहानी की और है कि एक बार की बात है कि इनके बीएससी जब कर रहे थे तो क्या हुआ कि इनके पिताजी, पहले बेगारी व्यवस्था चलता था। बेगारी व्यवस्था में ये होता था कि आप मेहनत करते थे लेकिन कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। बड़े बड़े पहले समझिए कि साहब होते थे, उनके यहाँ बेगारी करने जाना पड़ता था हमारे लोगों को। उनकी माँ ने कहा कि बेटा, मेरे पिताजी गए हैं समझिए काम करने, बड़े साहब के यहाँ बेगारी करने गए हैं, और ये खाना ले आकर पहुँचा दो पिताजी के पास। तो कांचीराम समझिए खाना लिए और गए पिताजी को पहुँचाने के लिए, खाने के लिए। तो देखा कि साहब, बड़े साहब जो था, वो बड़ा साहब सो रहा था। कांचीराम के पिताजी थे, वो पंखा कर रहे थे। पंखा करते करते वो पूरे पसीने से भीग गए थे। तो कांचीराम साहब जब पहुंचे तो देखा, बापू जी से बोला, बापू ये क्या कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, आप पसीने से पूरे भीग गए हो, और खाना खा लो, फिर बाद में पंखा कर देना। तो कांचीराम साहब के पिताजी कहे कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, साहब के समझिए नीड में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें समझिए कि सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। तो कांचीराम साहब को बड़ा गुस्सा आया। कहा, यार बापू समझिए कि यार मेरे बापू की ये हालत है यार, और उसके लिए कोई पैसा भी नहीं मिलता है, और समझिए कि इतना समझिए कि परेशानी उठा रहे हैं। तो उनके अंदर समझिए कि क्रोध आया। कहा कि यार इस व्यवस्था को मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। और फिर वो पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगे।
जब कांशीराम साहब सुनिए कि बीएससी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें पढ़ाई पर काम ज़्यादा फोकस कर रहे थे और घर के काम धाम पर कम फोकस कर रहे थे। तो कांशीराम साहब के जो पिता थे, समझिए कि जो जमींदार होते थे, उनके खेतों में काम करने जाते थे। तो जमींदार बातों बातों में हमेशा बोलते रहते थे, तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है और उसको काम धाम के लिए यहाँ लाया करो, काम धाम उसे लिया करो, वो क्या करेगा इतना पढ़ लिख करके। तो बार बार बोलते थे, तो उनके पिताजी उनको समझाते थे, लेकिन ये बातें समझिए कि मतलब बार बार रिपीट होने की वजह से एक दिन क्या हुआ कि कांशीराम साहब पढ़ने जा रहे थे और उनके पिताजी कहे कि चलो काम करने खेत में। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने, मैं नहीं जाऊँगा काम करने, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मना कर दिया। तो उनके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और फिर वही जो जमींदार इनके पिताजी को बोलते तो वही बात इनको दोहरा दी, क्या करेगा तू इतना पढ़ लिख करके, पटवारी बनेगा। तो कांशीराम साहब, क्या सोनू के बच्चे समझिए कि पटवारी बन सकते हैं, पढ़ लिख करके वही बड़ा बन सकते हैं, बड़ा आदमी। हम अपने मेहनत के बल पर सुनिए पढ़ लिख करके बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते, बड़ा सपना नहीं देख सकते, बड़ा आदमी नहीं बन सकते। हम समझिए कि उनके बच्चे पटवारी बने, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह से बातों बातों में बोल दिया। अब समझिए कि घर में बहुत ही समझिए कि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण माहौल हो गया। उनकी माँ ने मोर्चा संभाला किसी तरह से और समझाया उनके पिताजी को। फिर बाद में उनके पिताजी को जब ठंडे दिमाग से जब सोचा, कहा यार कांशीराम तो ठीक ही कह रहा है। एक कहानी एक और है कि जब कांशीराम साहब बीएससी कर रहे थे, तो बीएससी में उसमें समझिए कि फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म की शूटिंग के लिए समझिए डायरेक्टर जो लड़का खोज रहा था, तो लड़का खोज रहा था, तो वो घूमते घूमते आए जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे कांशीराम साहब, उस कॉलेज में आए और प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल के प्रशासन से मिल करके कहा कि मुझे एक लड़का चाहिए थोड़ा हीरो टाइप का और उसकी ज़रूरत है, मुझे एक एक्टिंग करना है हमारी फिल्म में। तो विज्ञान जो टीचर थे वहाँ के प्रिंसिपल थे, सारे स्कूल के टीचर बड़ा खुश हुए, यार हमारे स्कूल का लड़का अगर कोई हो जाए तो फिल्म में तो हमारा स्कूल का नाम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप देख लीजिए लड़के। तो सारे लड़कों का स्क्रीनिंग टेस्ट लेने लगे सब, कौन लड़का है इस तरह टाइप का। तो ले रहे थे, तो उसमें कांशीराम साहब भी पढ़ रहे थे। कांशीराम आए तो देखा कांशीराम को, उनका टेस्ट लिया तो पास हो गए। और डायरेक्टर जब देखा कांशीराम साहब को तो खुश हो गया, कहा यार मैं जैसा लड़का खोजा तो वैसे ही मिला है लड़का, उससे भी बेहतर मिला। फिर स्कूल के सारे लोग खुश थे, कहे यार हमारे स्कूल लड़का सुनिए हीरो बनने वाला है फिल्म में। जब कहा गया कांशीराम साहब को कि आपको ये रोल करना है, तो कांशीराम ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा। फिर इन लोगों ने बहुत सारे लालच भी दिया भविष्य में कि आप तुम बहुत पैसे कमाओगे, बहुत बड़ा आदमी बनोगे, तुम्हारा नाम होगा। तो उनका नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। फिर उसके बाद कांशीराम साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी की समझिए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की 1956 में। और बीएससी की परीक्षा जब पास कर लिया तो उसके बाद समझिए कि वो कंपटीशन की तैयारी करने लगे, नौकरी की तैयारी करने लगे। और 1 साल तैयारी करने के बाद से उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया का समझिए एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, पास किया, जो सेंट्रल लेवल की नौकरी थी। और पास किया तो उनको समझिए कि ट्रेनिंग के लिए देहरादून भेजा गया। देहरादून अभी इसमें उत्तराखंड में है, जो पहले अभी यूपी में ही हुआ करता था। तो जब देहरादून गए तो देहरादून में एक व्यक्ति थे ज्ञानी परशुराम नाम के एक व्यक्ति थे, जो पंजाब के ही रहने वाले थे, सिख थे। तो वो वहीं पे नौकरी करते थे। तो कांशीराम साहब समझिए कि उन्हीं के घर पे रुक करके ट्रेनिंग देने लगे। तो जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो उसी बीच एक घटना घटी, और घटना ये थी 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, देहांत हो गया। और जब देहांत हुआ तो ये खबर जैसे ही ज्ञानी परशुराम ने सुना तो वो समझिए दहाड़े मार के फूट फूट के रोने लगे और 2-3 दिन तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए समझिए रोते रहे। तो कांशीराम साहब को ये देखा नहीं गया उनका दुख, और बड़ा समझिए कि दुख हुआ। कांशीराम साहब को ये उनका दुख देखा नहीं गया। तो कांशीराम साहब ने पूछा, परशुराम से पूछा कि क्या हो गया है, क्यों इतना रो रहे हैं, क्या मृतक आपका कोई रिश्तेदार था क्या? क्योंकि उसमें बाबा साहब के बारे में कांशीराम साहब को कोई पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। तो ज्ञानी परशुराम ने कांशीराम साहब को बताया, कहा कि ये हमारा समझिए कि जो लड़ाई लड़ने वाला जो मसीहा था, जो नेता था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा है, दुनिया छोड़ चला गया। हम लोग अनाथ हो गए पूरी तरह से, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो फिर से कांशीराम साहब ने पूछा ज्ञानी परशुराम से पूछा कांशीराम साहब ने कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे?
तो थोड़ी सी अभी जानकारी बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज्ञानी परशुराम ने कांशीराम साहब को बताया था, उसमें बताया। लेकिन उस बात को कांशीराम साहब उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं लिए, क्योंकि तभी एक और दूसरी घटना घटी। और घटना ये थी कि जो कांशीराम साहब जो ट्रेनिंग दे रहे थे, उस ट्रेनिंग में समझिए कि एक फॉर्म फिल कराया जा रहा था, भरवाया जा रहा था, और उसमें एक टाइम लिमिट था। वो उसमें कंडीशन ये था कि इस ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद जितने लोग भी नौकरी ज्वाइन करेंगे, तो उसमें एक टाइम दिया गया था, इतने टाइम के अंदर कोई भी नौकरी समझिए छोड़ करके नहीं जाएगा, उसको करना ही करना है। तो कांशीराम साहब ने कहा कि मैं सरकार का कोई बधुआ मजदूर थोड़ी हूँ कि मैं समझिए कि ये नौकरी करूँगा, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। कहा कि मैं अपने मेहनत से दूसरी नौकरी तैयारी करूँगा, दूसरी परीक्षा पास करूँगा। और फिर क्या कि वो वहाँ पे समझिए कि वो नौकरी छोड़ दिया और फिर दूसरी तैयारी की, और फिर उन्होंने मेहनत के बल पर दूसरी एक सेंट्रल लेवल की परीक्षा पास कर ली, जो सहायक वैज्ञानिक का पद था। उनका सपना था कि समझिए कि महान वैज्ञानिक बन के भारत का नाम देश और दुनिया में उजागर किया जाए। आपको सुनकर हैरानी हुई, उसमें जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो भी उनके जूनियर हुआ करते थे। फिर इसके बाद परीक्षा पास करके कांशीराम साहब और समझिए कि पूना चले गए। और पूना गए तो जहाँ ये काम कर रहे थे उसी फैक्ट्री में, उसी कंपनी में, फैक्ट्री में ये घटना घटी जो आपका जयंती की छुट्टियाँ को लेकर के दीना भाना लड़ रहे थे। तो वहीं इन सब की मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों को बहाल कर दिया और कांशीराम को सस्पेंड कर दिया। और कांशीराम को सस्पेंड कर दिया, उनके पास समय ही समय था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो अधिकारी था, उस विभाग का मुख्य निरीक्षक जो था, मुख्य निरीक्षक ने कहा कि दीना भानो कहा कि ये खुराफाती व्यक्ति है और ये संगठन का अध्यक्ष भी है और ये यहाँ रहेगा तो फिर खुराफात करेगा, इसलिए इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। क्या किया कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया और दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। तो दीना भाना क्या किए कि दिल्ली आने से पहले क्या किए कि जो संगठन चलता है उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम साहब को बना दिया और बना करके लेटर देके वो दिल्ली चले गए। अब कांशीराम साहब खापर्डे साहब के घर में ही रहने लगे और समझिए कि खाने लगे, वहीं सोने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें उसके सबसे बड़े नेता दादा साहब गायकवाड़ थे। और दादा साहब गायकवाड़ के साथ मिल करके कांशीराम साहब और खापर्डे साहब मिल करके दोनों लोग काम करने लगे। और काम करने लगे तभी बीच में एक चुनाव हुआ, उसमें पुणे महानगर पालिका का समझिए कि उसमें चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में क्या किया कि कांशीराम ने अपनी दिमाग बुद्धि लगा करके बहुत सारे समझिए उम्मीदवारों को जितवा दिया। और क्या किया, मिल करके वहाँ की समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके कांशीराम साहब ने वहाँ पूना का मेयर समझिए, एक अशोक निर्णय नाम के एक व्यक्ति था, उसको वहाँ का मेयर बना दिया। और ये सारे खेल कांशीराम साहब पर्दे के पीछे ही कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब 72 का समय आया तो जो दादा साहब गायकवाड़ थे, बाबा साहब की पार्टी के उसमें अध्यक्ष थे वो, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए मीटिंग बुलाया। और जब मीटिंग बुलाया तो क्या हुआ कि चारों तरफ से बहुत विरोध होने लगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ समझौता कर रहे थे, चारों तरफ विरोध होने लगा। और विरोध होता तो उस मीटिंग में समझिए जो कांशीराम और खापर्डे साहब जो थे वो मीटिंग से बाहर थे, मीटिंग हॉल से बाहर थे, लोगों के साथ खड़े थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, बाहर भी अंदर भी, तो समझौता हो नहीं रहा था। तो दादा साहब गायकवाड़ ने क्या किया कि मोहन धारिया को ला करके डायरेक्ट मीडिया के सामने हाथ उठा के कॉन्फ्रेंस कर दिया, बोला कि हम लोग का समझौता हो गया, इसलिए आप लोग अब जा सकते हैं। झूठ बोल दिया। फिर अंदर जा करके मीटिंग लगा करके और दादा साहब गायकवाड़ ने कहा कि देखो अब मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने तो घोषणा कर दिया है और उसके बाद समझौता हुआ। फिर उसके बाद से समझिए कि कांशीराम समझिए कि बाद में प्लान बना करके और पूना से समझिए कि नासिक गए दादा साहब गायकवाड़ के पास और जा करके उनसे मिला और समझाया और कहा कि दादा साहब गायकवाड़, उन्होंने बताया दादा साहब गायकवाड़ को अपने प्लान कि हम ऐसे अगर कर सकते हैं और इस तरह से अगर करें तो हमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है, हम खुद अकेले ही कामयाब हो सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। तो दादा साहब गायकवाड़ ने कहा, कांशीराम तुम अभी नौजवान हो, अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी राजनीति अभी समझ में नहीं आ रही है, जैसा ऐसा जो बता रहे हो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो कांशीराम ने बहुत समझाने की कोशिश की दादा साहब गायकवाड़ को, लेकिन उन्होंने कांशीराम साहब की भी बात माना नहीं। फिर कांशीराम साहब निराश हो गए और निराश होकर के वहाँ से चले आए। जब आए तो समझिए कि फिर खापड़े साहब के समझिए कि घर पे ही रहते थे, वहीं खाते थे, सोते थे। तो खापड़े साहब से आए तो कहे, खापड़े साहब कहा गया, तुम बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या बाबा साहब की कोई किताब उताब है तुम्हारे पास? और कोई किताब वगैरह हो तो दो, थोड़ा मैं भी थोड़ा देख लूँ मोटा मोटी कि क्या है, मामला क्या है। तो खापड़े साहब ने कहा कि हाँ किताब है। तो खापड़े साहब ने किताब लाई, एनिएशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, जो बाबा साहब किताब है, वो किताब ला करके आपका कांशीराम साहब को दिया। और कांशीराम ने समझिए कि उस किताब को रात को पढ़ना स्टार्ट किया। और पढ़ना स्टार्ट किया, बता रहे हैं कि आपको उस किताब को कम से कम 6 से 7 बार पढ़ा। मतलब उस किताब को कांशीराम साहब ने कम से कम पूरी रात पढ़ते रह गए। पूरी रात मतलब उस किताब को पढ़ते ही रह गए। और पढ़ते पढ़ते सुबह हो गया, 4 बज गया। जब 4-5 बज गया तो खापड़े साहब जब आए तो देखा कांशीराम की आंखें सुनिए लाल लाल है पूरी, और अभी भी पढ़ रहे हैं, जगे नहीं, सोए नहीं। तो खापड़े साहब ने पूछा क्या हो गया, आपकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही है? तो कांशीराम ने कहा कि खापड़े, मेरे जिंदगी का अब तक कोई समझिए कि मकसद नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था। मैं भी आम लोगों की तरह ही सोचता था, नौकरी करूँगा, शादी करूँगा, बच्चे करूँगा और ऐसे ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन ये जो किताब है बाबा साहब का, जो एनिएशन ऑफ कास्ट, इस किताब को पढ़ने के बाद से मेरे जीवन का, मेरे लाइफ का मकसद मिल गया, उद्देश्य मिल गया है। इस काम के लिए जीवन लगाया जा सकता है। और फिर उन्होंने क्या किया कि निर्णय लिया, निर्णय लेकर के क्या किया, घर पे चिट्ठी लिखा। और उसमें समझिए कि चिट्ठी में लिखा, जिसमें पहला बात लिखा कि अब आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊँगा, पहली बात लिखा। फिर एक और दूसरी बात लिखी कि आज के बाद मैं कभी शादी नहीं करूँगा। फिर तीसरी बात लिखी कि आज के बाद मैं अपने नाम पर कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी, संपत्ति नहीं बनाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद से मैं अब घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाऊँगा, कोई भी सुनिए मृत्यु हो या शादी समारोह में मैं भाग नहीं लूँगा। और 5वीं बात लिखा कि मैं अब जब तक बाबा साहब का मिशन, अधूरा सपना जो है, अधूरा सपना जो सपना है, बाबा साहब का जो मिशन है, वो मिशन पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस तरह की उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा। जब ये चिट्ठी समझिए घर पे गया तो घर के लोगों ने पहली बार जब खोल के पढ़ा तो अचंभत हो, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि मतलब ऐसे चिट्ठी है, उन्होंने मतलब उतना सीरियस नहीं लिया। फिर उसके बाद दूसरी बार पढ़ी, फिर तीसरी बार जब पढ़ी, जब तीसरी बार पढ़ी तो घर के में पूरा मातम छा गया और सारे लोग समझिए कि रोने लगे, बिलखने लगे। और फिर उसके बाद से कांशीराम साहब के, जो कांशीराम साहब के जो मामा जो था, जो तुलसीराम, वो तुलसीराम की बात उनकी माँ को याद आई उस समय। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि कांशीराम साहब ने सोचा कि अब तो दादा साहब गायकवाड़ समझे कि इस बाबा साहब का जो मिशन है, इस मिशन का अब सत्यानाश होगा, अब ख़त्म होगा। इन्होंने सत्यानाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो कांशीराम साहब ने समझे सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर कांशीराम साहब ने 72 में ही वामसेप संगठन की नींव रखी। और उन्होंने सोचा कि ये जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो चल रहा था, जिस संगठन के अध्यक्ष वो दीना भाना बना के गए थे कांशीराम साहब को, तो उस संगठन को समझिए कि ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद से फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि हमें सिर्फ भारत के समझिए कि एक कौम को इकट्ठा करने से ये राजनीति, ये समाज में परिवर्तन नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि सबको देखते हुए SC BC OBC सबको देख करके एक नए संगठन की नींव रखी, जिसका नाम है वामसेप। तो 72 में वामसेप की नींव रखी आपका पुणे में। फिर उसके बाद कांशीराम साहब ने RPI और महाराष्ट्र दोनों छोड़ करके दिल्ली चले आए। और दिल्ली में समझिए नए सिरे से 73 में वामसेप की समझिए घोषणा की और 78 में समझिए बाकायदा समझिए वामसेप का समझिए यहाँ बोर्ड क्लब दिल्ली में वामसेप की स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद से समझिए कि उसके बाद ये जो वामसेप संगठन बनाया, इसमें समझिए ये अधिकारी कर्मचारियों का संगठन था। तो उन्होंने सोचा 5 साल तक काम करने के बाद उनको ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि अब हमें संघर्ष करना चाहिए।
क्योंकि पूरे देश भर में घूम के कैडर दे देके सारे अधिकारी कर्मचारी सामाजिक कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने पर तैयार कर दिया। तो तैयार करने के बाद उनको ऐसा मतलब महसूस हुआ, फील हुआ कि अब हमें संघर्ष करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि काशी में DS4 नाम का संगठन बनाया, जिसका फुल फॉर्म होता है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो ये DS4 के माध्यम से कांशीराम साहब ने हर चौराहे, हर गली, हर रोड, हर देश प्रदेश में समझिए कि जा करके वो आंदोलन करने लगे, संघर्ष करने लगे। इसी आपका DS4 के माध्यम से इस पूरे देश में समझिए साइकिल यात्रा निकाली और खुद कांशीराम साहब ने समझिए 4200 किलोमीटर समझिए कि साइकिल चला करके दिल्ली में साइकिल रैली का महासंगम किया। जब दिल्ली में साइकिल की जब रैली आई यहाँ पे, तो पूरे दिल्ली में समझिए कि चारों तरफ समझिए कि सिर्फ साइकिल ही साइकिल दिखाई दे रहा था। रामलीला मैदान में समझिए साइकिल रैली हुआ था, और इतना बड़ा मतलब साइकिल रैली समझिए कि दुनिया के इतिहास में समझिए आज तक किसी ने नहीं किया। तो फिर उन्होंने DS4 के माध्यम से संघर्ष करते रहे। उसके बाद से जब संघर्ष का रास्ता जब सब कुछ सिखा दिया, सारे लोग तैयार हो गए पूरी तरह से, तो फिर उनको समझिए कि पार्टी की जरूरत पड़ी और फिर उन्होंने BSP बनाया, BSP पार्टी बनाया और बना करके उन्होंने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि बहुजन समाज की संख्या समझिए 85% है देश में, और समझिए कि जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया उनकी समझिए 15% है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, BSP आई है, नई रोशनी लाई है, इस तरह के नारों से समझिए पार्टी का काम शुरू किया। कुछ ही समय में समझिए बहुत बड़ा मोमेंट खड़ा कर दिया चारों तरफ से, क्योंकि लोग पहले से ही तैयार थे। उसके बाद समझिए कि 3-4 बार समझिए चुनाव लड़े और चुनाव में समझिए कि वो हार गए, लेकिन कभी निराश नहीं हुए। माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि पहला चुनाव समझिए कि हारने के लिए लड़ा जाता है, और दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा चुनाव खुद जीतने के लिए लड़ा जाता है। उनका मानना था कि जब तक हमारे 50 सांसद जीत करके संसद में नहीं पहुंच जाते, तब तक कांशीराम को संसद में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देश भर के कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक दबाव बनाने लगे और मांग करने लगे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कांशीराम साहब को आप संसद में जाना बहुत जरूरी है। तो मनोहर साहब ने सुनिए कि अपने कार्यकर्ताओं को और शुभचिंतकों को की बातों को ध्यान में रखते हुए 1991 में पहली बार सामान्य सीट से, इटावा लोकसभा सीट से उन्होंने अपना नामांकन किया। और जब नामांकन किया तो पूरे देश भर के जितने कार्यकर्ता थे, अधिकारी कर्मचारी जो भी थे, वो सबने समझिए कि छुट्टी लेकर के अपने सारे काम धाम छोड़ करके इटावा में पहुँच गए। और इटावा में पहुँच कर समझिए कोई ऐसा गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा दीवार मतलब बाकी नहीं था जहाँ नीले रंग की हाथी की पेंटिंग न हुआ। पूरा मतलब इटावा ही समझिए कि नीले रंग की हाथी से झंडे से पेंट कर दिया गया। और पेंट करने के बाद समझिए कि सारे लोग वोट मांगने लगे पूरे इटावा में घूम के, और वोट इस तरह मांग रहे थे उन कार्यकर्ता जैसे लगा कि खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। जब कांशीराम साहब समझिए कि इटावा लोकसभा क्षेत्र से जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके सामने उसमें बीजेपी के लाल सिंह वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस से शंकर तिवारी थे, और समाजवादी पार्टी के राम सिंह साक्य थे। ये तीनों जो उम्मीदवार थे बहुत ही मतलब अमीर, समझिए अमीर थे, बहुत पैसा था इनके पास, पूरे धन बल के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे। और कांशीराम साहब के पास तो सब समाज का ही समझिए सारे पैसे थे, उनके बल पे चुनाव लड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद से चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद से समझिए कि मतगणना हुआ। और जब मतगणना हुआ तो ये कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई, और कांशीराम साहब समझिए 21,951 वोटों से चुनाव जीता। और जैसे ये खबर समझिए पता चला कि कांशीराम साहब चुनाव जीत गए, तो पूरे देश और विदेश में समझिए खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरे देश भर के लोग समझिए सेलिब्रेट करने लगे, बधाइयाँ देने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे, खुशियाँ मनाने लगे, जैसे लगा पूरी दुनिया पता कर लिया। फिर उसके बाद से समझिए कि कांशीराम साहब समझिए कि 20 नवंबर 1991 को समझिए 10 बजे संसद में समझिए कि उनका संसद में अपना पहला कदम रखा। और जैसे ही कदम रखा तो संसद के अंदर जितने लोग थे, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री, उसमें PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे,
उसके बाद सबने पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर कांशीराम साहब को बड़े जोरों शोरों से समझिए स्वागत किया, जैसे लगा कि दूसरा अम्बेडकर आया। उसके बाद समझिए कांशीराम साहब का शपथ दिलाया गया और कांशीराम ने शपथ समझिए कि हिंदी में नहीं ली, अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया। फिर उसके बाद एक कारवां उनका जारी रहा और इसका नतीजा आपने देखा भी होगा। बहन जी की समझिए कि 4 बार बहन जी समझिए कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री बनने के बाद से कितना बड़ा काम हुआ समझिए। और सब बहन जी के जीवन का सबसे बड़ा अगर काम देखा जाए तो बहुत बड़ा काम उसने एक काम किया कि जो लखनऊ में जो अम्बेडकर पार्क बनाया, उस अम्बेडकर पार्क के माध्यम से अपने जितने भी महापुरुष थे बहुजन समाज के, सारे महापुरुषों को उन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया। ये उनका लाइफ का सबसे बड़ा काम है जो आज तक समझिए कि किसी ने ऐसा काम नहीं कर पाया। तो बहुत बड़ा काम है। तो आज भी हम जाकर के वहाँ प्रेरणा लेते हैं और देखते हैं तो समझिए कि सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वाकई समझिए बहन जी ने क्या काम किया है। लेकिन कुछ मनवादी मीडिया और कुछ लोगों ने इसका समझिए कि गलत तरीके से पेश किया और लोगों को बहकाने का काम किया। कांशीराम साहब कहा करते थे कि ये जो ज़िंदगी मिला है, इसे जितना काम लेना है ले लो, शरीर से जितना काम लेना है ले लो, क्योंकि ये एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो समझिए कि 3 घंटा ही सोते थे, 24 घंटे में 3 घंटा सोते थे और बाकी समझिए पूरा समय समझिए दिल दिमाग और शरीर से पूरी तरह से मतलब बहुजन समाज का उद्धार और उत्थान करने के लिए लगे रहते थे दिन रात। जब कांशीराम साहब का अंतिम समय आया तो पत्रकारों ने कांशीराम साहब से पूछा कि आप जनता के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुजन समाज पार्टी तो बनाया लेकिन बहुजन समाज नहीं बना पाया। ये बड़ा दुख की बात है। और आज इस बहुजन समाज को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिसमें आपका एक भाई चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो देख रहे होंगे कि मतलब उसी तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह से भीड़ उनके साथ आती है जिस तरह कांशीराम साहब के साथ आता है। और उनके चाहने वाले मानने वाले पूरे देश विदेश में चारों तरफ है। आज चंद्रशेखर आज़ाद है, बहुत बड़ी हस्ती है आज के समय में। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक तरह से समझिए कि उपलब्धि है कि अपने समाज में भी इस तरह के लोग हैं, नेता हैं।